हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और मेरा नाम है नवीन तिवारी। ठीक, लोकसभा के इलेक्शंस हमारे सर पे हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ इंटरेस्ट हमें इस तरफ भी दिखाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव होते क्या हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कितनी बार लोकसभा का गठन किया जा चुका है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये व्यवस्था कैसे हमने अडॉप्ट करी, इस प्रकार की चीज़ें। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, जो 1952 से लेकर 2019 तक आयोजित किए गए। फिलहाल ये वर्ष 2024 है और इस बार 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा चुनाव के परिणाम के फलस्वरूप। आज ये हिस्ट्री ऑफ लोकसभा का पहला एपिसोड है। इसमें हम लोग 1991 तक के जो चुनाव हुए थे उसमें हम देखेंगे कि उस दौरान कौन कौन प्रधानमंत्री बना, कैसे कैसे इमरजेंसी लगी और इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो अलग अलग समय लोकसभाएं बनी उस समय नंबर ऑफ सीट्स क्या थी, आप देख सकते हैं। ये भी संभवतः 530 ही थी, लेकिन इन सीटों पर चुनाव हुआ था इसलिए ये ऐसा लिखा गया है। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, थोड़ी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, क्योंकि 1952 से पहले क्या व्यवस्थाएं चल रही थी भारत में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने के दौरान हमको दो बातें पता चलती हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमको दो बातें पता चलती हैं। क्या पता चलती है? दो बातें ये पता चलती हैं कि आज़ादी की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी जा रही है, तो उसका जवाब है अंग्रेज़ों से, उनको भारत से बाहर खदेड़ने के लिए। दूसरा कारण है कि जब भारत से बाहर अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया जाएगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उस भारत का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि फॉर व्हाट, किस लिए लड़ी जा रही है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो भारत को एक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसकी तैयारी हम देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ही हमें देखने को मिलती है। तो आज की डेट में जनप्रतिनिधि हमारा, जिसको चुनकर हम भेजते हैं, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हम जैसे वोटर्स हैं, जिस दिन तिथि आई, जो डेट हमको मिलेगी कि इस दिन वोट है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस दिन हम वोट डाल देंगे। किसको चुनेंगे? अपने प्रतिनिधि को। लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या ले रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव का। ठीक है, तो आप देखिए 1947 से काफ़ी पहले 1858 में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमको ब्रिटिश शासन में, और 1858 से लेकर 1947 के बीच में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश था उसके दो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे। एक तो था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिसको हम कहते हैं भारत सचिव, और दूसरा था खुद वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे, ये आपको पता ही है। हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं कि कौन वाइसरॉय पहला था कौन नहीं था। हम उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस जो आजकल होने वाले हैं अगले महीने से, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम ये भी देखते हैं साथ साथ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, अलग अलग एक्ट पास किए जा रहे हैं। तो इसमें हमको एक मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, और ये बनता है किस चीज़ के गठन करने के लिए? ये करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन करने के लिए, जिसमें कुछ मेंबर शामिल किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 1892 में और इससे ठीक पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास किया गया और इससे कुछ पहले कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी। और लेजिस्लेचर इन ईच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारतीयों को भी इसमें कुछ शिरकत दी गई है, लेकिन उनको सिर्फ अभी क्या करने का अधिकार है? सिर्फ बातचीत करने का अधिकार है, बहस करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार नहीं है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में आपने पढ़ा होगा। मॉडर्न इंडिया में सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, और 1909 का भी काउंसिल जो वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था वो भी हमने पढ़ा।
1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये किसके बारे में था? एक्सपेंडेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय हैं उनको और प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक। और इस एक्ट के जरिए किसको क्रिएट किया गया? देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को हम कहते हैं क्या? पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमको दिखाई देती है पुरानी वाली, दरअसल वही है क्या? संसद, जो बाद में संसद का रूप लेती है, ठीक। अच्छा, फिर बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पास होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद। तीसरी गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होती है, उसका परिणाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पास होता है 1935 का। और इससे क्या हुआ? एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया और एक प्रपोजल दिया गया किस चीज़ का? फेडरल स्ट्रक्चर का। यही आधार भी बनता है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से प्रभावित होकर ली हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये तो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है ही, इसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन 1947 में तो चुनाव नहीं हुए थे। इसके ठीक एक साल पहले एक एंट्रिम गवर्नमेंट बनाई गई थी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसे ठीक ऐसे समझिए कि बिना चुनाव के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि 1952 तक बने रहे, पहले आम चुनाव तक, ठीक है। तो 1947 से लेकर 1952 तक नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट एनी इलेक्शन, ठीक। दूसरी बात, इसी बीच हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण हो रहा था, जो कब हरकत में आया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हुआ। और संविधान में कई सारे पार्ट्स और आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 79 किसके बारे में बताता है? पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में। 80 बताता है राज्यसभा के बारे में, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और 81 बताता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। बात हो रही है चुनाव की, लोकसभा इलेक्शन की। चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में हम देखते हैं कि इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329। यहाँ पर मेरा आप होमवर्क सुनेंगे कि हाल ही में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, उनके नाम आप मुझे बताने वाले हैं। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक। अच्छा, अब वापस लौटते हैं आज के हम स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ और 1991 तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने। पहली लोकसभा का चुनाव होता है मई 1952 में। और आप जानते ही हैं कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। ये 5 साल का रहा। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। भारत गुलामी से उठा हुआ एक नया देश है। बहुत चैलेंजेस देखने को मिले होंगे, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी लागू हो गया था इस बीच। और एग्रीकल्चर से जो हमारी पहली प्रायोरिटी रही होगी, उस पर विशेष ध्यान दिया गया होगा। प्लानिंग कमीशन का गठन किया जा चुका था मार्च 1950 में। तो धीरे धीरे अब भारत अपने पैरों पे खड़े करने का प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक। 1957 से 1962 दूसरा टर्म, दूसरे बार भी कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं है। अभी कांग्रेस पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके से कैसे डोमिनेट कर रही है इस समय शुरुआती दौर में। 1962 यानी कि तीसरा जो चुनाव होता है 1962 में, उस दौरान हम देखते हैं कि ठीक 1 साल पहले इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होती है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक सीरीज ऑफ क्राइसिस, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, एक क्राइसिस देखने को मिलती है, सीरीज ऑफ क्राइसिस देखने को मिलती है हमें। जैसे कि इंडो चाइना वॉर, मॉनसून फेलियर, जवाहरलाल नेहरू की डेथ, फिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ, कि इस दौरान की बातें हो रही हैं सारी। फिर पाकिस्तान की ने भी अटैक किया था 1965 में। ये जो सीरीज ऑफ क्राइसिस देखने को मिली है ना हमें तीसरी लोकसभा के दौरान, इससे हुआ क्या, जो हमें पता चलता है कि वट एवर वी हैव अचीव्ड इन 2 प्रीवियस लोकसभा टेन्योर वी हैव इवेंचुअली लॉस्ट। एक तो वैसे ही गरीब देश था भारत शुरू से ही देखा जाए तो, क्योंकि ब्रिटिश का गुलाम था। तो धीरे धीरे ही सही बढ़ तो रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया होगा, जो भी गतिविधियां हमने देखी होंगी उन दिनों, वो दोबारा हमको उसी स्थिति में ले आया होगा, सीरीज ऑफ क्राइसिस। इसी दौरान हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1900, ठीक।
फिर देखते हैं कौन बनता है प्रधानमंत्री। कुछ समय के लिए बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कौन बनता है? गुलजारी लाल नंदा, जस्ट फॉर 13 डेज, जितना मुझे याद आ रहा है। ये 13 दिनों के लिए बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और उसके बाद बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, जो लगभग 11 जनवरी 1966 तक बने रहते हैं और ताशकंद में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इनकी डेथ होती है, जो कि काफी विवादास्पद एक मामला माना जाता है, ऐसा कहते हैं उस समय के अखबार। और आप चाहें तो ताशकंद के संबंध में इस मामले में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कौन बनती है प्राइम मिनिस्टर, नन अदर देन इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ। ठीक है, अब देखिए साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो किस तरीके से काम कर रहा था। इस दौरान हम देखते हैं जहां एक तरफ सीरीज ऑफ क्राइसिस चल रही है, वहां अचानक से एक वरदान हमको देखने को मिलता है, और वो ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति देखने को मिलती है 1966-67 के आसपास, कि कैसे MS स्वामीनाथन ने फूड प्रोडक्शन को हाई यील्ड वैरायटी वाली सीड्स का इस्तेमाल करके, है ना, गेहूं और चावल के उत्पादन में बम्पर पैदावार बढ़ा दी। ठीक, इससे क्या हो गया होगा, जो खाद्य संकट देखने को मिल रहा था उस पर हमने कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, कम से कम फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इन दिनों की। इन्हीं दिनों सरकार ने MSP वाले प्रोग्राम्स भी चलाए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और ये आपको याद रखना होगा जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तब। ठीक है, चौथी लोकसभा हम देखते हैं कि 1967 से लेकर 1971 तक रही। होना तो चाहिए 5 साल, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले ही चुनाव करवा लिया था, और इस दौरान निर्विरोध रूप से कांग्रेस क्या कर रही है, शासन कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एकाधिकार था कांग्रेस का सभी राज्यों में, उसमें कुछ राज्यों में हम देखते हैं कि वहाँ उनका जो एकाधिकार था वो समाप्त हो जाता है। एक जो मोनोपोली थी राज्यों में भी और केंद्र में भी, वो हमको टूटती हुई नजर आती है। और यहाँ से IAS में क्वेश्चन एक बार आया था, आप जरा पुराने पेपर्स को जरा खोज के देखेंगे तब यहाँ पर पाएंगे कि क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया है IAS में, तो उसका जवाब है हाँ, जरा खोजिएगा इसको। अच्छा जी, आमतौर पर लोकसभाएं 5 साल की होती है, लेकिन जब हम 5वीं लोकसभा में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 साल का नजर आ रहा है। ठीक है, तो 1971 और 1977 के बीच में भी राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कई सारी उथल पुथल जारी है, प्लस कुछ अचीवमेंट्स भी हैं साथ साथ। जैसे एक तो होता है इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर हुआ जिसमें पाकिस्तान को पराजित किया गया, बांग्लादेश नया देश बनाया गया, उपलब्धि के रूप में ये है, और इसको हराया गया, उपलब्धि के रूप में ये भी है। दूसरी उपलब्धि क्या मानी जाती है, पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया, पोखरण में किया गया, ये एक उपलब्धि वाला साल रहा होगा जिसको हम अचीवमेंट मान सकते हैं उस समय के इंडिया का। उसके बाद हम देखते हैं कि इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई होगी इसी दौरान, लेकिन आंतरिक गड़बड़ियों के चलते इस इमरजेंसी वाले पीरियड को बढ़ा दिया गया, जिसमें माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी करी थी। ठीक है, और कार्यकाल पहुंच गया कहाँ, 1977 तक पहुंच गया। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 में हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस थे उसमें कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया था इमरजेंसी के उससे। ठीक है, तो आंतरिक गड़बड़ियों की वजह से अब इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, कहने का मतलब ये हुआ। जो भी है, 1977 तक इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रही, और हम देखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है थोड़ी कम भी हो रही थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 1977 के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई।
कांग्रेस क्या है, हार गई। अब भारत को देखने को मिलेगा नया प्राइम मिनिस्टर, पहली बार जनता दल। तो नाम आता है मोरारजी देसाई का। इसका नाम आता है मोरारजी देसाई, जनता दल वाले, ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि 1980 आते आते इसमें फूट पड़ गई है। एक तरीके से देखा जाए, कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। अब 1980 में फिर से चुनाव होते हैं 7वीं लोकसभा के लिए। किसके लिए होते हैं? 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। ये देखिए 1980 में इंदिरा गांधी पर फिर से भरोसा जताया लोगों ने, और फिर से बम्पर सीटें मिली कांग्रेस को, और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई वापस। और पिछला जो टेन्योर था मोरारजी देसाई वाला और गुलजारी नंदा वाला, सॉरी चौधरी चरण सिंह वाला, उसमें हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस किए गए हैं पंचायती राज सिस्टम में, और एक जो पहिया है इकोनॉमी का, उसको गांव और शहर के बीच में चलाया है। इस तरीके के चेंजेस भी हमको देखने को मिले, ठीक है। तो इस सरकार का ये मानना था कि जो कांग्रेस की सरकार है सिर्फ शहरों के विकास तक सीमित है, गांवों का विकास नहीं हो पाया है। तो इसके तहत क्या लाया गया था? रोलिंग प्लान। आपको याद होगा, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी बात कि रोलिंग प्लान क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं आगे उनको नुकसान ही हुआ शायद, और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आती है। लेकिन ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ आपको पता ही है। भिंडरवाला मामला चल रहा था, गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट घुस गए थे, जिसको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। उनको इवैक्यूएट किया गया, लेकिन सिख समुदाय इससे काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि वो उनके धर्म स्थल पर ये सारी कार्रवाई हो रही थी। इसलिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या करी गई, और उसी शाम नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी ने उसी साल दिसंबर में चुनाव करवाए, और 1984 में चुनाव होते हैं। और बताया जाता है कि अब तक आज तक सबसे बड़ा मैंडेट इस वाले चुनाव में राजीव गांधी को मिला था, शायद 400 से भी ज़्यादा सीटें मिली थी। 1984 से लेकर 1983 के बीच तक का, सॉरी 1989 के बीच का टाइम पीरियड है। इसको राजीव गांधी ईयर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें कह सकते हैं कि चेंज करने की बात करी जा रही थी, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा रही थी, लेकिन ये सरकार बोफोर्स स्कैंडल में देखते हैं, हमको पता चलता है कि जो छवि थी ना क्लीन वाली, वो धूमिल हो जाती है। प्लस शाहबानो केस आपको याद होगा, शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार की छवि खराब होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो भोपाल जो कांड होता है गैस रिसाव वाला, वो भी इस दौरान देखने को मिलता है, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम देखते हैं कि जब 1989 में चुनाव होते हैं दोबारा से फिर, तो कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आ पाती, बट स्टिल इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, सॉरी। तो अब मिलता है मौका किसको? इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में जो मंत्री थे इनके, उनको मिल जाता है प्रधानमंत्री बनने का मौका, और वो है कौन? वीपी सिंह। वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट ये वो समय है ना, बहुत ही क्राइसिस में है इंडिया इस समय, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस समय, ठीक। वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने ही प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद बनते हैं कौन? चंद्रशेखर सिंह, जो कि 1991 तक ही रहे, जून तक। 1991 में, इसके आगे फिलहाल मैं आपको अगले एपिसोड में डिस्कस करके बताऊंगा, फिलहाल सुन लीजिए। 1991 के चुनाव, यानी कि बात हो रही है 10वीं लोकसभा की, तो 1991 में इलेक्शन प्रपोज थे। लेकिन इसी इलेक्शन के दौरान हम देखते हैं कि 20 मई की रात को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, तमिलनाडु में श्री पेरम्बूर में। बहुत ही जानी मानी घटना है।
और असैसिनेशन जो हुआ राजीव गांधी का, इसकी वजह से क्या हुआ, चुनाव को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और इसको दोबारा कब कराया गया, जून में। ठीक, तो 1991 के चुनाव में थोड़ा सा समय लग गया इन वजहों से। 1991 में कांग्रेस अगेन बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन एक मेजॉरिटी वाली पार्टी नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि 1991 में चुनाव हुआ, फिर 1989 में चुनाव हुआ था, तो प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, तो अब दोबारा से इलेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसी को न्योता दिया गया किस चीज़ का, आप सरकार बनाइए। तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय, वैसे तो कई सारे नाम चल रहे थे, उत्तराखंड से नारायण दत्त तिवारी का भी नाम चल रहा था इन दिनों की बात है, लेकिन उन दिनों मुझे याद आ रहा है कि नारायण दत्त तिवारी खुद लोकसभा चुनाव हार चुके थे, ऐसा बताते हैं लोग उस समय के। तो ये हुआ चीज़ें। तो ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव, जो लगभग राजनीति से संन्यास ले चुके थे, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भारत एक नए युग में प्रवेश करता है इनके प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ। इसी पे चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और 1991 से लेकर अब तक जो गतिविधि भारत की है वो पूरी तरीके से अलग है 1991 से पहले, इसलिए इसको दो पार्ट में रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द ईयर्स ऑफ पीवी नरसिम्हा राव और जो रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और आज तक यानी कि 2019 तक इसको लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे फिर किसकी, 2024 में होने वाले चुनाव की। ठीक है, जिन भी बच्चों को ये चुनाव क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, जिसको नहीं पता है ये सब, तो वो क्या करे, आजकल थोड़ा अखबार पढ़ना शुरू कर दे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे, तो कई सारे पॉलिटिकल टर्म्स उसके सामने आ सकते हैं, तो वो चर्चा कर सकता है, घर में कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। जिसको नहीं पता है वो, जिसको पता है फिर तो पता ही है ना। तो ये रही छोटी सी चर्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।